तो दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में जो है हर एक क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कीजिए। ठीक है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ओवरऑल जो आपका पूरा संसार है उसका लगभग कितना क्षेत्रफल जो है भारत में है। ठीक है, तो कितना है, 2%। ठीक है, अब देखो अगर एक्यूरेट अगर हम देखें तो कितना है, 2.4%। ठीक है, क्षेत्रफल में जो है भारत कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश की अगर मैं बात करूं तो वो आपका रूस है, उसके बाद में अंटार्कटिका है, उसके बाद में कनाडा है। ठीक है, उसके बाद में आपका चीन है, उसके बाद में अमेरिका है, उसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर किसका नंबर आता है, फिर हमारे भारत का। ठीक है, तो क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है जो कि पूरे संसार का कितना प्रतिशत रखता है, 2.4%। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020-21 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों के लिए बजट का अनुमान कितना था। प्रीवियस ईयर का पेपर है इसलिए 2020-21 का पूछा है। कितना था, 13,000 करोड़ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप चरकूट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे चारों ऑप्शनों की। चाप चरकूट जो त्यौहार है आपका कहाँ पर मनाया जाता है, मिजोरम में। अब सिक्किम के त्यौहार जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक एक को नोट करना, ध्यान से सुनना। पहला है सागा दावा। ठीक है, ये कहाँ का है, आपके सिक्किम का है। एक आपका लोसर है। ठीक है, ये भी आपके कहाँ का है, सिक्किम का है। एक आपके पांग लहाब सोल। ठीक है, पाग लहाब सोल ये भी आपके कहाँ का है, सिक्किम का है। ठीक है, ये सारे त्यौहार आपके कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ त्रिपुरा से, तो गरिया पूजा जो फेस्टिवल है ये आपके कहाँ का है, त्रिपुरा का है। ठीक है, खर्ची पूजा ये भी कहाँ का है, त्रिपुरा का है। नीरमहल त्यौहार ये भी आपके कहाँ का है, त्रिपुरा का त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो लोसार आपके कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। अब सर आप कंफ्यूज हो गए, देखो लोसर सिक्किम का है, लोसार अरुणाचल प्रदेश का है। ध्यान रखना, लोसर सिक्किम का है, लोसार अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा अगर बात करें तो बुरीकुट, ठीक है, और एक लोकू। ठीक है, लोकू त्यौहार भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। और एक बुरीकुट त्यौहार जो है ये भी आपके कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो देखो बहुत सारे त्यौहार, लगभग 10-15 त्यौहार हमने यहाँ पर देख लिए। सिक्किम के त्यौहार है सागा दावा, लोसर, पांग लहाबसोल। त्रिपुरा के हैं गरिया पूजा, खर्ची पूजा, नीरमहल। अरुणाचल प्रदेश के हैं लोसार है, लोकू है, बुरीकुट है। ठीक है, ये सब आपके कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन में था चाप चारकूट, तो चाप चारकूट जो त्यौहार है आपका कहाँ का है, मिजोरम का। ठीक है, अगला है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा है, आपका लद्दाख है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है यहाँ पर, तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है, सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख है। अगर मैं स्टेट की बात करूँ, राज्यों की बात करूँ, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है, आपका गोवा है। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। पांचवा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, वो है आपका कैलोरीमीटर। कौन सा है, कैलोरीमीटर। देखो आपसे किलोमीटर के बारे में पूछा जा सकता है, किलोमीटर के बारे में। तो किलोमीटर क्या है, गुरुत्व के सापेक्ष वस्तु का झुकाव। किलोमीटर से हम क्या नापते हैं, गुरुत्व के सापेक्ष वस्तु का झुकाव। ये किससे मापा जाता है, आपके किलोमीटर से मापा जाता है। और अवशोषित या विकसित ऊष्मा को किससे मापा जाता है, आपके कैलोरीमीटर से मापा जाता है।
छठा क्वेश्चन है, वर्ग किलोमीटर भूमि के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो भारत का अभी हम बता के आए थे कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, 7वां स्थान है। इससे बड़ा आपका रूस है, अंटार्कटिका है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ये आपके क्या हैं, इससे बड़े के 6 देश हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। अब प्रीवियस ईयर का पेपर है इसलिए 75वां पूछा है। अब आपसे कौन सा पूछेगा, 78वां पूछेगा। ठीक है, 75वां कौन सा है, वोलनाक बोजकिर। ठीक है, 75वां कौन सा था, वोल्कान बोजकिर है, जबकि 78वां कौन सा है आपका, डेविस फ्रांसिस। 78वां आपसे अब पूछेगा जो कि कौन है, डेविस फ्रांसिस है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। तो देखो 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध, दूसरा हुआ था 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद घोरी की हार हुई थी। लेकिन दूसरे युद्ध में आपका उल्टा हुआ, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद घोरी की जीत हुई। तो पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था, मोहम्मद घोरी ने पराजित किया था। 9वां है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 338। ठीक है, आर्टिकल 350 में क्या है, तो 350 के बारे में मैं पहले के वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, अगर आप भूल गए हो तो लिख लो। व्यवथा के निवारण में, ठीक है, व्यवथा के निवारण में हम कोई भी आवेदन करते हैं, ठीक है, व्यवथा के निवारण के लिए जो आवेदन करते हैं उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, व्यवथा के निवारण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी आपकी, आर्टिकल 350 में आती है। आर्टिकल 343 में क्या है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। हिंदी जो है भारत की कैसी है, राजभाषा। अगर कोई भी स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन में हो कि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, तो बिल्कुल आप गलत हो। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 350 क्या है, व्यवथा के निवारण के लिए आवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 343 क्या बोलता है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 348। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। ठीक है, देखो 7वीं अनुसूची में आपके क्या है, संघ सूची है, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब राज्य सूची वो होती है जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची वो होती है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। तो जो आपकी 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में कौन सा मामला इनमें से शामिल है, तो बाजार और मेले कौन से सूची में आते हैं, ये राज्य सूची में आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगी, रेलवे किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में तो है ही है। साथ में किस सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, रेलवे किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता। अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है, डोमिनिक थीम ने। किसने जीता है, डोमिनिक थीम ने। लेकिन अब आपसे कौन सा पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कौन सा, 2023 का। ठीक है, तो अमेरिकी ओपन 2023 किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, इस बात को आप याद रखें। 2020 में जीता था डोमिनिक थीम ने, 2023 में जीता है कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेसेबल मास्टर का खिताब जीता था। अब देखो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसलिए 2020 का पूछा है, तो 2020 का तो कौन सा हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन। लेकिन अब पूछेगा कि 2023 का शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेसेबल मास्टर का खिताब किसने जीता। तो नाम याद रख लेना, हिकारू नाकामुरा, हिकारू नाकामुरा। ठीक है, नाकामुरा, इसका आप याद रखना। 2023 में किसने जीता है, हिकारू नाकामुरा ने। 2020 में किसने जीता था, मैग्नस कार्लसन ने।
बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अरविंद पारिख का आपसे पूछा है, किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। एक आपके पंडित रविशंकर जो है, ये भी आपके किससे संबंधित है? पंडित रविशंकर, ये भी आपके सितार से संबंधित है। सरोद से संबंधित बात करें तो जैसे कि अलाउद्दीन खान किससे संबंधित है? सरोद से है। ठीक है। अली अकबर खान किसका, इनका भी संबंध किससे है? आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। शहनाई से आपका बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया हो गया। ठीक है। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया हो गए। साथ में एक पन्नालाल घोष है, उनका संबंध भी किससे है? बांसुरी से है। ठीक है। इन सबको आप याद कर लें। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी शर्तों का निर्धारण कर सकता है? ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य का है? ओडिशा का है। अब बिहार के लोक नृत्यों की बात करूं तो जैसे कि जट जाटिन लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। जोगिया लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। इसके बाद में बात करें झिझिया, ठीक है, झिझिया कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है। ये सारे कहाँ के हैं? बिहार के। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ की तो सुआ नृत्य, ठीक है। इसके बाद में बात करें राउत भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। गौर नृत्य, ये भी आपके कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। तो देखो, गोटीपुआ लोक नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। बिहार के जटजाटनी हो गया, कर्मा हो गया, जोगिया हो गया, झिझिया हो गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सुआ हो गया, राउत हो गया, गौर हो गया। इसके अलावा देखो, छत्तीसगढ़ में कर्मा नृत्य भी किया जाता है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि बिहार ऑप्शन में है या फिर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है। फिलहाल गोटीपुआ लोक नृत्य कहाँ का है? आपके उड़ीसा का है। 36वां क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई थी? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसे भारत के 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है? तो बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार कौन थे? सतीश गुजराल थे। अब आपसे पूछेगा कि जो भारत की नई संसद भवन है, ठीक है, जो इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार कौन है? आपके विमल पटेल है। ठीक है। भारत ने जो नई संसद भवन बनाया है उसके वास्तुकार कौन है? आपके विमल पटेल है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा जाता था? ठीक है। तो एक चांदी का सिक्का किसने जारी किया जिसको 16वीं शताब्दी में हम रुपया कहते हैं? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में आपका कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ठीक है। इस बात को भी आप याद रखें। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में कौन सा हार्मोन पाया जा सकता है? ठीक है। जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनके दूध में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है आपके पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है। पीनियल ग्रंथि से इसका स्राव होता है। तो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तंतु या फाइबर को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? तो कृत्रिम रेशा किसको कहा जाता है? रेयॉन को जो है आपके कृत्रिम रेशा कहा जाता है। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था? तो किसको कप्तान किया गया था? MS धोनी को। MS धोनी की बात करें तो IPL 2023 में CSK के कप्तान कौन थे? MS धोनी थे। इनको हम कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये सारी बातें आपको MS धोनी के नाम से याद रखनी है कि IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन थे? MS धोनी थे। गुजरात टाइटंस के कौन थे? हार्दिक पांड्या थे। ठीक है। इस बात को आप याद रखें। और MS धोनी को हम कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं।
भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 23वां है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 सितंबर की मैं बात करूं तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। और 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस। ठीक है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन तीनों नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? तो तीन नदियों में से कौन सी नदी है जो उत्तरी भारत की है? ठीक है, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये आपके तीन नदियां हैं। आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? आजी लामू कहाँ का है? आपके याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट है। आजी लामू कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, लाई हरोबा का संबंध किससे है? मणिपुर से है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। बिहू का संबंध किससे है? बिहू का संबंध किससे है? असम से है। होजागिरी का संबंध किससे है? त्रिपुरा से है। ठीक है, तो आजी लामू अरुणाचल प्रदेश, लाई हरोबा मणिपुर, होजागिरी त्रिपुरा, बिहू असम का। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही का मतलब तीन गलत हैं, एक सही है। तो देखो नीचे से पढ़ना आरंभ करते हैं। ऊपर का तो सबको पता है कि सही है। गैसीय अवस्था तरल अवस्था में बदल जाती है। वाष्पीकरण में ये होता है क्या कि गैस अवस्था से तरल अवस्था बदल गया? नहीं होता है, बिल्कुल। ठीक है, तरल अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, ठोस अवस्था तरल अवस्था में बदल जाती है, ये भी नहीं होता है। वाष्पीकरण में क्या होता है? जैसे कि आप घर में पानी उबालते हो, जैसे चाय भी बनाते हो, तो पानी आपका द्रव होता है, वो यहाँ पे किस में बदलता है? गैस में बदलता है, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाना। 27वां है, भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विसदनीय यानी कि दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ब्रिटिश भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए, ठीक है, द्विसदनीय की शुरुआत की गई थी 1858 में। ठीक है, 1919, देखो इसको क्या बोलते हैं? 1919 को इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, 1919 को क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1909 को क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आर्टिकल संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल नंबर 302। 29वां क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम क्या है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम क्या है? समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? इनका परमाणु क्रमांक समान है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन इनका द्रव्यमान जो है अलग अलग है। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान अलग अलग। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम का। 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? नर्मदा नदी। ठीक है, ये आपकी किधर की ओर बहने वाली है? पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी पर आपका कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? धुआंधार जलप्रपात। कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, 30वां है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अब देखो फ्लड का मतलब होता है बाढ़, गलती से भी ये मत कर देना कि बाढ़ से, पानी से इसका संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होगा? आपके भारत में डेयरी उद्योग से या फिर दूध उत्पादन से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासनकाल कौन सा था? 1605 से 1627। देखो मुगल साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन आया? बाबर आया। बाबर के बाद में हुमायूं आया। ठीक है, हुमायूं के बाद में कौन आया? अकबर आया। अकबर का बेटा फिर कौन आया? जहांगीर आया। फिर उसका बेटा शाहजहां आया। ठीक है, शाहजहां। और उसके बाद में कौन आया था? औरंगजेब आया था। ठीक है, ये है आपके मुगल साम्राज्य का क्रम। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो बाबर देखो 1526 में भारत आया था। इन्हीं ने जो है मुगल वंश की क्या पटकी थी? नींव पटकी थी। तो हमसे जहांगीर का पूछा है 1605 से 1627।
33वां है सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है? 250 रुपये। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है कितनी राशि जमा करानी होती है? 250 रुपये हर साल। 34वां है कौन सा रोग प्रोटीन के कारण होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपके क्वासियोरकोर। ठीक है, क्वासियोरकोर जो है आपके किसकी कमी से होता है? ये आपके प्रोटीन की कमी से होता है। रक्ताल्पता ये यानी कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से जो है आपका एनीमिया रोग होता है। 35वां है ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी? तो ट्राई फूड परियोजना जो है आपकी केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। ठीक है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने आपके ट्राई फूड योजना को लॉन्च किया था। अगला है राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 1/3 जो सदस्य हैं आपके हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसीलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इनके सदस्यों का कार्यकाल कभी खत्म ही नहीं होता है। 1/3 जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, इसलिए हम राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा को क्या किया जाता है? भंग होती है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला है भारत की राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण नई दिल्ली में जो है आयोजित हुआ था। 48वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया जब उसने 28 जुलाई 2020 टेस्ट विकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया? कौन था? स्टुअर्ट ब्रॉड। 39वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए जो देखो क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह में ही मिली थी। वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है? संपत्ति के अधिकारों से संबंधित कौन सा है आपका? 300A है। ठीक है, बहुत आसान है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था और उसको किस में रखा गया था? आर्टिकल 300A में रखा गया था। आर्टिकल 258 किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना, ये आपके किससे संबंधित है? आर्टिकल 292 से। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। संपत्ति का अधिकार किसमें है? 300A में है। 392 में क्या है? केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना। केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना किसमें है? 292 में। 258A में क्या है? संघ को कार्य सौंपने की राज्य की शक्ति। ठीक है, संघ को कार्य सौंपने की राज्य की शक्ति किस आर्टिकल में है? 258A में। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, 258A में है संघ को कार्य सौंपने की राज्य की शक्ति। संपत्ति का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 300A में है। आर्टिकल 292 में क्या है? केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना। 41वां क्वेश्चन है जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। ठीक है, दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? देखो 19 को छोड़ो, वर्तमान की अगर बात करूं अब भी सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी किस में है? मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर पैदा होती है? मध्य प्रदेश में होती है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पर पैदा होती है? वो आपके गुजरात में पैदा होती है। सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ पर पैदा होता है? राजस्थान में होता है। सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ पर पैदा होती है? राजस्थान में होती है। ठीक है, कॉफ़ी कहाँ पर पैदा होती है? कर्नाटक में होती है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। बहुत आसान क्वेश्चन है। 44वां है दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया था? श्रीधर पात्रा को नियुक्त किया गया था और 2024 तक, ठीक है, 31 अक्टूबर 2024 तक आपके श्रीधर पात्रा ही जो है आपके ये नालको के अध्यक्ष और सीएमडी रहने वाले हैं। तो 2019 में इनको नियुक्त किया था गया था। वर्तमान में भी जो है यही इसके अध्यक्ष और सीएमडी हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती में किसका नाम आता है? अशफाकुल्ला खान का। ठीक है, अशफाकुल्ला खान का। सालारजंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद आपकी मूसी नदी के किनारे स्थित है और ये आपकी किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है। आधार आधारित लेन देन के आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक कौन सा है? ठीक है, आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? वो है आपके कौन सा? तो वो है आपके कौन सा? आरबीआई। ठीक है, केंद्रीय बैंक। दिसंबर 2019 में किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया था? देखो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसलिए 2019 का पूछा है, हर्षवर्धन श्रृंगला। लेकिन अब तो आपसे 2023 का पूछा जाएगा ना, तो भारत का विदेशी सचिव 2023 में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा जो है आपके 2023 में भारत के विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं और 2019 में कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। 49वां है, कानून के क्षेत्र के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? हरीश साल्वे को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बैंक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आईडीएफसी बैंक। ठीक है, आईडीएफसी बैंक जो है आपके नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख पुनर्वर्तक बैंक नहीं है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जिनको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बताने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।